हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन एंड यू आर वाचिंग एनजी ट्यूटोरियल। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स आपके अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगा कि आप पहले मेरे उन 3 पार्ट्स को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो लास्ट का जो लेक्चर था उसमें कुछ पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था और कुछ पॉइंट्स आपके बच गए थे। उन पॉइंट्स को मैं आज इस वीडियो के थ्रू मैं आज पूरा कवर करूँगा। ठीक है, तो चलिए, हमने लास्ट के लेक्चर में जो पढ़ा था रेजिस्टेंस को, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि जब भी आपको रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होता है तो किस तरह से आप करते हैं, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, और जब आपको रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं देन उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अगर आपको रजिस्टर्स को सीरीज कनेक्शन में करना है, ठीक है, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे तो हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा डिसएडवांटेज, जैसा कि मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसको नोट करना चाहें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पहला आपका डिसएडवांटेज ये है, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क द सर्किट विल ब्रेक एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। ओके, तो इसका सीधे सीधे फंडा ये है कि अगर आपका सीरीज कनेक्शन में आपने किया हुआ है सर्किट में, तो क्या होगा, अगर उनमें से कोई भी एक कंपोनेंट काम करना बंद कर देता है या फिर फ्यूज हो जाता है तो आपका पूरा ही सर्किट ब्रेक हो जाता है। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो उसमें आपका, जब पूरा सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो सर्किट ब्रेक होने की वजह से उसमें कोई भी कंपोनेंट, जो अदर कंपोनेंट लगे होंगे वो भी आपके काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपका सीरीज का कॉम्बिनेशन का, सीरीज कनेक्शन का हमारा एग्जांपल रहता है, जैसे हम दिवाली पे या फिर क्रिसमस डे पे जो हमारी स्ट्रिंग्स रहती है ना, लाइट की स्ट्रिंग्स रहती है, तो वो हमारा सीरीज कनेक्शन का हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर उनमें से कोई भी एक बल्ब अगर हमारा फ्यूज हो जाता है तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है ना वो काम करना बंद कर देती है। ठीक है, क्योंकि आपका एक बल्ब अगर ब्रेक हो रहा है तो उसमें आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने की वजह से पूरी ही स्ट्रिंग्स में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और जिस वजह से आपके बाद बाकी जो बल्ब बचे हों वो भी आपके ऑपरेट करना बंद कर देंगे। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। जब भी आप सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो उसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज कनेक्शन बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। अब जैसे कि बल्ब है और एक आपके पास हीटर है, अगर आपने उनको किसी सीरीज में अगर उनको ऐड कर रखा है तो वो आपके ऑपरेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके दोनों ही डिवाइस के लिए आपको अलग अलग करंट की जरूरत पड़ती है और अलग अलग करंट की जरूरत होती है। इस वजह से आप उसको सीरीज में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं सीरीज कनेक्शन में आपका करंट हमेशा सेम रहता है। लेकिन अगर आप बल्ब को और हीटर को आप सीरीज में जोड़ दोगे तो फिर उनके लिए आपको प्रॉपर्ली ऑपरेट करने के लिए अलग अलग आपका अमाउंट चाहिए करंट के लिए, लेकिन आपका सीरीज कनेक्शन में करंट तो सेम रहता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए इसको कर भी देते हैं, अगर हमें हीटर को ऑपरेट करना है तो हीटर के लिए आपका ज़्यादा अमाउंट में करंट चाहिए, लेकिन आपको बल्ब के लिए कम चाहिए। तो जब हम हीटर को कनेक्ट करेंगे तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब फ्यूज होने से आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जब सर्किट ब्रेक हो गया तो हमारा ना तो बल्ब भी ऑपरेट होगा और ना ही आपका हीटर ऑपरेट होगा। ठीक है, तो दीज आर द 2 मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। इसके एडवांटेजेस भी हैं, क्या एडवांटेज, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं सीरीज कनेक्शन का कुछ एडवांटेजेस भी रहते हैं, वो एडवांटेज हमारे क्या है। तो पहला एडवांटेज ये है कि सीरीज सर्किट डू नॉट ओवरहीट इजीली, है ना। सीरीज सर्किट जो है आपका इजीली ओवरहीट नहीं होता है। ठीक है, आपको ये एडवांटेज में ध्यान रखना है। दूसरा एडवांटेज ये है कि सीरीज सर्किट आर इजी टू लर्न एंड टू मेक, यानी सीरीज सर्किट का इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, आप उसको इजीली लर्न कर सकते हो और आप सीरीज सर्किट को आप इजीली बना भी सकते हो। ठीक है, तीसरा मेन इसका एडवांटेज है, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है आपका सीरीज कनेक्शन का, कि आप इसमें पावर डिवाइसेस को और ऐड कर सकते हो, लाइक बैटरी। ठीक है, बैटरी को आप इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका, पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो यह आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है सीरीज कनेक्शन का, आप इसमें एडिशनल पावर डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट आपका है एडवांटेज, द करंट दैट फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट हैज़ टू फ्लो इन एवरी कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि आपने अगर सीरीज कनेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स को यूज किया है तो ये मस्ट है कि आपका करंट जो है हर कंपोनेंट से पास
होगा ही होगा, ठीक है। तो ये 4 आपके सीरीज कनेक्शन के आपको एडवांटेजेस को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपके इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, गीज़र हो गया, ये सारे के सारे डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं। हम उस लॉ को आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप सोचिए जरा, जब भी हम किसी कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जब भी किसी कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है, इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। इट मीन्स समवेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और इसी लॉ पर बेस्ड, यानी कि इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क करते हैं। आपके इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, प्रेस हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर ही वर्क करते हैं। एक बार फिर समझा देता हूं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। It means somewhere the electrical energy is converted into the heat energy, and this effect is known as the heating effect of electric current. Okay? I hope कि आपको ये छोटा सा सिंपल समझ आ गया। अगर हम बात करें इन 1941 में जूल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 1941 जूल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? अगर हम किसी कंडक्टर में सपोज ये हमारे पास कंडक्टिंग वायर है, और इस कंडक्टर में अगर हम आई करंट को फ्लो कर रहे हैं फॉर टी टाइम, ओके, अगर हम इस कंडक्टर में आई करंट को फ्लो करवा रहे हैं टी टाइम के लिए, अगर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो इसमें जो हीट क्रिएट होगी वो कुछ इस फॉर्मेट में क्रिएट होगी, ओके। तो ये आपका जो इक्वेशन है वही आपका इक्वेशन जूल्स इक्वेशन या फिर जूल्स लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं आपका रिजल्ट आया कैसे, हम उसको मैथमेटिकली इसका पूरा डेरिवेशन देखते हैं। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि हीटिंग इफेक्ट का आपका रीजन क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका समझते हैं, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मैंने फिगर में बना दिया, जैसे कि ये हमारा एक कंडक्टर है कोई, ठीक है, इसको हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि इस बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को किसी पोटेंशियल डिफरेंस आप इसके एंड्स पर अप्लाई करते हो, ठीक है, जब आप किसी कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो इसमें जो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपके मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सीलरेट हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, ओके। जैसे ही आपने इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके नेगेटिव एंड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपके क्या करने, एक्सेलरेटेड हो गए। अब देखिए जरा, यहाँ पर जो आपका कंडक्टर है इसमें आयंस होंगे, एटम्स भी होंगे, क्योंकि यहाँ से जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एटम से निकले हैं तो वो भी तो इसमें प्रेजेंट होंगे ना, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे होंगे तो क्या रास्ते में इनके ये आयंस या फिर एटम्स पड़ेंगे ना। जब रास्ते में इनके आयंस और एटम्स पड़ेंगे तो फिर इनसे ये फ्रीक्वेंट कोलिजन होने लगेगी, इनसे टक्कर होने लगेगी, ठीक है। जब टक्कर होगी तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इनमें थर्मल मोशन की वजह से जो एनर्जी थी, और अब उसके बाद इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सेटअप कर रखा है, तो यहां से इनमें एक और काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन की है इन इलेक्ट्रॉन्स ने, तो इन कोलिजन्स में
जब ये टकराएंगे आयन से या फिर एटम से टकराएंगे, तो टकराने के बाद वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देंगे, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी इनसे लॉस होगी तो वो क्या होगा, इन आयंस और जो एटम्स के वाइब्रेशन को इंक्रीज करने में वो आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। जब आपके आयंस और एटम्स का वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो कंसिक्वेंटली क्या होगा, आपका जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर आपका राइज हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आई होप कि जैसे ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव जब भागेंगे तो रास्ते में आपके आयंस भी आएंगे और एटम्स भी आएंगे, ठीक है। इनमें आपके पहले थर्मल मोशन था, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर के वॉल्यूम के मतलब पूरी आपके मूव करने के लिए फ्री होते हैं, ठीक है। जब फ्री होते हैं आपने क्या कि एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब मूव कर रहे हैं ऑलरेडी इनके पास थर्मल मोशन था, थर्मल वेलोसिटी थी, और उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सेटअप कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके इसके एंड्स में, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने एक और एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इन्होंने गेन करने के बाद ये बुरी तरह से भागे और रास्ते में आयंस और एटम्स जो भी मिले उनसे कोलिजन हुआ। कोलिजन होने की वजह से क्या हुआ, अपनी जो काइनेटिक एनर्जी थी इन्होंने जो गेन की थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करके उन एटम्स और आयंस को दे दिया, ठीक है। अब जो आयंस और एटम्स थे उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई और वो आपके वाइब्रेट होने लगे, और वाइब्रेट जब हुए तो वाइब्रेट होने की वजह से इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर था वो राइज होने लगा, ठीक है। यही रीजन है जब भी आपका कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वो आपका हीट हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली वी कैन से द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा फिनोमेना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आया, ठीक है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, हम इसका पूरा डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कंसीडर ए बी एज कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, ओके। आपने कंसीडर कर लिया कि ए बी कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, एंड कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ओके। तो आपने जो कैपिटल V है वो आपका मान लिया कि इस जो कंडक्टर है ए बी, इसके एंड्स पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। एंड I इज द करंट I क्या है, करंट इस कंडक्टर में जो I इज करंट विच इज फ्लोइंग फॉर t सेकेंड्स, ठीक है। मान लिया इसमें इस कंडक्टर में आपका करंट I फ्लो हो रहा है t सेकेंड्स के लिए, ओके। और अब देखते हैं जरा टोटल चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B इन t सेकेंड्स। अब मान लिया हमने इसमें जो टोटल चार्ज है कंडक्टर AB में t सेकेंड्स के लिए Q इक्वल्स टू IT, हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। t सेकेंड्स में आपका A से लेकर B तक इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, ओके। t कितना टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है A से लेके B तक का, आपने मान लिया Q इक्वल्स टू IT, ओके। अब जरा रिकॉल करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B, ओके। तो आपने जो भी वर्क किया, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम A
टू डी, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आपने डेफिनेशन तो पढ़ी है ना, डेफिनेशन क्या होती है, आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमने इसको V से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम मानते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर आपको A से V तक Q चार्ज को ले जाना पड़े, ठीक है ना, Q चार्ज को ले जाना पड़े, तब आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, VQ, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B तक ले जा रहे हो तब आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V वर्क करना पड़ रहा है और वही आपका वर्क के बराबर। तो यहां पर अगर आपको Q चार्ज A से B तक आपको ले जाना है तो आपको करना पड़ेगा टोटल वर्क V इक्वल्स टू VQ। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं इसको। आप इक्वेशन सेकंड में Q की जगह आप IT पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, W इक्वल्स टू VIT, ओके, W इक्वल्स टू VIT और W इक्वल्स टू V की जगह आप IR भी लिख सकते हैं और आप यहां लिखेंगे ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, जो कि हम पढ़ चुके हैं। V की जगह आप IR को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका जो W हो जाएगा I स्क्वायर RT, ओके। तो आपको क्या करना है कि इस कंडक्टर में A से B तक आपको Q चार्ज को ले जाने में आपको इतना वर्क करना पड़ रहा है, W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ओके। अगर यही वर्क आपका हीट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आपका यही वर्क आप जो वर्क कर रहे हो, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, और मैंने आपको बताया था जब भी आपका करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है तो उसमें आपका हीट एनर्जी होती है, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि आपका यही जो वर्क है हीट क्रिएट कर रहा है, यही वर्क जो आपका हीट क्रिएट कर रहा है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं H इक्वल्स टू W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ओके। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसका जो यूनिट रहता है वो आपका रहता है जूल, ओके, आपका यूनिट जूल रहता है। तो आप लिख सकते हैं H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, आपको ये याद रखना है, जूल। या फिर आप इसको कैलोरी में रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप 4.18 कैलोरी, आप जानते हैं नहीं जानते तो आप लिख सकते हैं 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल। तो आपको इक्वेशन याद रखना है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, दिस इज अवर हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो आगे और देखते हैं इसको हम किस तरह से, अब हमारा जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है उसको हम किस तरह से स्टेट करते हैं, राइट। So from the equation of heat produced by electric current we can state the Joule's law of heating effect. Joule's law of heating effect states that the amount of heat produced in a conductor when current flows through it is directly proportional to the square of current flowing through a conductor and the resistance of the conductor and the time for which the current passed, ठीक है। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट था और इस पे मैंने आपको बता चुका हूं कि इस पे कौन कौन से आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क करते हैं, ठीक है। वो आपको एग्जांपल में के तौर पर आपको उनको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका जो स्टेटमेंट है, आप किसी भी कंडक्टर में आपको हीट प्रोड्यूस हो रही है तो आपको कैसे निकालना है, तो आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज द heat produced by a electric current in a conductor, right? So next है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर the rate at which electric work is done by the source in maintaining the current in electric circuit is called electric power। यानी कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक वर्क का रेट, ठीक है ना, यानी कि सोर्स के द्वारा जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है
जो भी आपकी सोर्स, चाहे वो आपकी बैटरी हो सकता है, चाहे सेल हो सकता है, ठीक है। जो भी आपका सेल या फिर बैटरी, जिसको हम सोर्स कहते हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक वर्क किया जाएगा, क्यों किया जाता है? क्योंकि आपका सर्किट में पूरा करंट मेंटेन रहे, तो वही रेट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर के रूप में आपको उस सर्किट का कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है हमारा, P इक्वल्स टू W अपॉन T। इक्वल्स टू W को हमने अभी थोड़ी देर पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में देखा था, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं VI T अपॉन T। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से P इक्वल्स टू VI, ओके। तो ये हमारा पावर रहता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं V इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, देन P इक्वल्स टू 1 वाट। तो पावर का जो हमारा ऐसा यूनिट रहता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर आपको याद रखना है, वाट। और क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या तो कितना होगा, वोल्ट, और इसका एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, या फिर वर्क कितना होगा, जूल पर सेकेंड। ये तीनों ही आपकी ये इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट्स रहती हैं, ठीक है। अगर हमने मान लिया V इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, तब आपका पावर आपका 1 वाट होगा। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपसे पूछ ले जाए कि हाउ विल यू डिफाइन द 1 वाट ऑफ पावर। तो हम 1 वाट को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक circuit is said to be 1 watt, is said to be 1 watt, okay, is said to be 1 watt if 1 ampere of current, if 1 ampere of current is flowing against 1 volt of potential difference. This is the definition of 1 watt. This is all about the electric power. Now we will discuss about the electrical energy. Before starting the electrical energy, हम इसका कुछ यूनिट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रिक पावर का जो बिगर यूनिट्स रहते हैं, बिगर यूनिट्स रहता है आपका किलोवाट और मेगावाट। किलोवाट 10⁻³ किलो का मतलब 10 की पावर 3 वाट, और मेगावाट 10⁻6 वाट, ओके। या फिर कमर्शियल इसकी यूनिट रहती है, हॉर्स पावर। तो 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर आपको याद रखना है 746 वाट रहता है, ठीक है। ये आपकी कुछ यूनिट्स रहती है। बिगर यूनिट आपकी किलोवाट एंड मेगावाट है, और इसकी कमर्शियल यूनिट जो रहती है आपकी इलेक्ट्रिक पावर की होती है आपकी हॉर्स पावर, जिसकी 1 हॉर्स पावर में रहता है आपका 746 वाट, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को। सो नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, द टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन by the source in maintaining the electric current in the electric circuit is known as the electrical energy, ठीक है। यानी कि हमारा जो भी सोर्स होगा उसके द्वारा जो टोटल वर्क किया जाएगा उस सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए, वही हमारा जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी W इक्वल्स टू VIT, या फिर आप लिख सकते हैं P इंटू टी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, ओके। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं W इक्वल्स टू VIT, एंड ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसा यूनिट जूल, ओके, या फिर 1 जूल
इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यहाँ से आपने 1 जूल का मतलब यहाँ से 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 सेकेंड, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल्स टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट रहती है। कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट रहती है 1 kWh, किलोवाट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो किलोवाट आर को किस तरह से डिफाइन करेंगे? 1 किलोवाट आर is the electric energy is the electric energy when 1 kilowatt power is supplied for 1 hour. This is known as the commercial unit of electric energy. आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसके नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, अ बल्ब ऑफ 100 वाट ऑपरेटिंग फॉर 6 आवर्स अ डे, फाइंड द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डेज, ठीक है। अगर कोई बल्ब जो है इसका पावर दे रखा है आपका 100 वाट का है, अगर हम इसको पर डे 6 घंटे ऑपरेट करें तो आपको बताना है कि 7 दिन में इसका कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। पावर आपको दे रखा है 100, टाइम कितना है 6 आवर्स अ डे, आपको निकालना है 7 दिन का, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4200 वाट आवर। लेकिन हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट होता है हमारा 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 kWh, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना रहेगा, तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे किलोवाट को, तो आपका 4.2 यूनिट्स। ओके, आई होप को आपको ये समझ आया होगा। तो आज के इस वीडियो को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ हीटिंग इफेक्ट्स से कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि अगली वीडियो में मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी का आपका जो बेसिक था यानी कि जो आपके 10th के लेवल से था वो तो मैं कर चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को, फिर हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके एडिशनल बुक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कल अगले वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में बताया था, तो जब भी हीटिंग इफेक्ट होता है तो जैसे कि आपके जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं जब उनमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो आपके हीट अप क्यों नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक हीटर ही क्यों हीट होता है, उसके जो आपके कंडक्टिंग वायर्स होते हैं उनमें भी तो हीट क्रिएट होनी चाहिए, तो उनमें क्यों नहीं होता है, तो हम इस बारे में हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो ठीक है। आई होप कि आप सब लोग घर पे होंगे और सब सही सलामत होंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय, थैंक यू।